व्हाट्सएप गाइस, वेलकम बैक टू सेक्शन पावर रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग एक वीडियो के अंदर ही पूरे के पूरे यूनिट के सभी सेक्शंस को कवर अप करते हैं, जिससे आपकी जो पढ़ाई है वो और भी ज्यादा इजी एंड स्मूथ हो पाए। अभी लॉ के पेपर की जहां पे भी बात होती है तो सभी बच्चों को पता है कि इसमें लीगल लैंग्वेज पता होना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप एक प्रॉपर लैंग्वेज के कैपेबल नहीं हो जाते लिखने के, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, एंड जब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे आप पास नहीं हो सकते। सो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही एक्सप्लेन कर रही हूं कि आप इजीली भी एक शॉट के अंदर सभी के सभी सेक्शंस को एक साथ कवर अप कर सकते हो, जिससे कि आपका जो कंफ्यूजन है बहुत हद तक कम हो जाएगा एंड आपको एक टैक्ट बैठ जाएगा कि कौन सा सेक्शन नंबर किसके रिलेटेड है। अगर कल को उठ के कोई भी केस स्टडी आता है तो वहां पे कौन से सेक्शन नंबर का आपको रेफरेंस देना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीजें आपको बहुत इजीली पता होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू दैट एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर सीए कलीग फ्रेंड्स, सो दैट वो भी लॉ में बहुत से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाए। नाउ इससे पहले वाले यूनिट जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक्चुअली मैं ऑलरेडी शुरू कर चुकी हूँ एंड इसके प्रीवियस वाले यूनिट्स में ऑलरेडी कवर अप करा चुकी हूँ, जहाँ पे सिर्फ 15 से 20 मिनट में मैंने पूरे यूनिट को कवर किया है, तो आप जाके उसको भी देख सकते हो। एंड आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 6। बहुत ज्यादा बड़े यूनिट्स नहीं है एंड इसमें जो सेक्शंस है वो भी लिमिटेड है, लेकिन इन सेक्शंस के ऊपर केस स्टडीज आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिलेवेंट सेक्शन कब लगने वाला है। तो लेट्स टॉक अबाउट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 73 की सीरीज है, 73, 74 एंड 75। ओके, वेरी वेरी सिंपल। तो यहाँ पे 73 सेक्शन में क्या बोला जा रहा है, कंपेंसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच। तो देखो, जहां तक ब्रीच की अपन ने बात करी थी, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ए is the seller and B is the buyer। तो जिसकी भी फॉल्ट के वजह से ब्रीच हो रही है, ठीक है, वो पार्टी को कंपेंसेशन देना पड़ेगा, डैमेजेस देना पड़ेगा एग्रीव्ड पार्टी को। एंड यही बात सेक्शन नंबर 73 में मेंशन की हुई है। तो आपको कोई भी केस स्टडी अगर आती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो वहां पे हाईएस्ट चांसेस है कि सेक्शन नंबर 73 ये बोलता है कि एग्रीव्ड पार्टी कैन रिकवर लॉसेस दैट नेचुरली अराइज फ्रॉम ब्रीच और वेयर विद इन पार्टीज कंटेम्पलेशन। ओके, तो यहाँ पे अगर किसी की भी फॉल्ट के वजह से, अब वो एक्चुअल परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कुछ भी होने दो, ठीक है, अपन ने बहुत सारे ऑलरेडी पॉइंट्स को कवर अप किया है एंड अपन ने टाइप्स ऑफ डैमेजेस को भी ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर अप किया हुआ है, जैसे कि ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस, सो ऑन। ओके, अगर अभी तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि भाई किस टाइप के डैमेजेस होते हैं, ब्रीच क्या होती है, तो उसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट। ओके, तो अब 73 सेक्शन में ये बोला गया है कि जो भी एग्रीव्ड पार्टी रहेगी उसको कंपेंसेशन और लॉस मिलेगा, ठीक है। 74 क्या कहता है, कंपेंसेशन फॉर ब्रीच वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, यहाँ पे एक बहुत पता करने वाली बात है कि फॉर एग्जाम्पल दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली एग्री कर दिया था कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया तो वहां पे आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। उन्होंने ये टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही डाल दिया, ठीक है, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें ये ऑलरेडी उन्होंने डाल दिया कि भाई अगर कोई भी अगर ब्रीच करेगा तो उसको फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ये टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो गया। लेकिन अब यहाँ पे अंडर सेक्शन नंबर 74 लॉ कहता क्या है, लॉ कहता है कि भाई तुम टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, लेकिन किसको कितना कंपेंसेशन मिलने वाला है ये मैं डिसाइड करूंगा। एंड यहाँ पे उन्होंने सिंपल रूल बनाई हुई है कि उन्होंने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भले ही जितना कंपेंसेशन या फिर जितना ही पेनल्टी का अमाउंट लिखा हुआ हो, हम लोग पे करवाएंगे आपको रीजनेबल अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने डिसाइड किया कि 1 करोड़ की पेनल्टी दी जाएगी, लेकिन उनका लॉस हुआ फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 50 लाख का ब्रीच होने की वजह से, तो रीजनेबल अमाउंट कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई उनको कितनी पेनल्टी देनी चाहिए, एग्रीव्ड पार्टी को, जो डिफॉल्टिंग पार्टी है वो कितनी पेनल्टी देनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि रीजनेबल अमाउंट ही दिया जाएगा। एक और चीज, अगर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फॉर एग्जांपल 1 CR
मेंशन किया हुआ है एंड लॉस हो गया 1.5 CR का ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन ऑल्सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी विच विल बी पेड बाय द डिफॉल्टिंग पार्टी इज 1 CR। यही तो अपने लॉ का खेल है। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल रूल विच इज गिवन बाय सेक्शन नंबर 74। इसके ऊपर केस स्टडीज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आ सकते हैं एंड इसके बाद कंफ्यूज मत होना। अगर आपको ये शीट भी चाहिए तो आपको एकदम से फ्री में अवेलेबल है, सो यू कैन जस्ट एक्सेस इट on my app or just you can DM me on my Instagram. I can add you to the WhatsApp student community which is exclusively made for you, जहां पे मैं free study resources हमेशा अपडेट करती हूँ, तो ये वहां पे ऑलरेडी PDF अपडेटेड है। Okay, then let's talk about the next one which is what section number 75। तो भाई section number 75 क्या बोल रहा है? कंपेंसेशन टू पे राइटफुली रेसिंडेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये वाला पॉइंट बिल्कुल ही सिंपल है कि एक पार्टी जो लॉफुली कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर रहा है, ही कैन क्लेम डैमेजेस सफर्ड ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस, यानी कि जो भी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से उसको जो भी नुकसान हुआ होगा वो डैमेजेस को क्लेम कर सकता है बंदा। यही 75 सेक्शन नंबर में बोला गया। तीनों सेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? 73 और 74, ठीक है, क्योंकि 74 में पेनल्टी के ऊपर आपको मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंटिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की। तो भाई सबसे पहले तो कंसेप्ट को याद करो। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? This type of contract depends on the happening of uncertain event। ठीक है, यही इसका कीवर्ड है, on the happening of uncertain event, and quasi contract is nothing but what? Due to obligation of law। झोली में आके गिर गया आपके पास एक ऑब्लिगेशन कि आपको अब ये ड्यू टू लॉ आपको ये कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, ठीक है, तो वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। तो यहाँ पे कौन से सेक्शंस कवर अप हो रहे हैं? सेक्शन नंबर 31 to 36 एंड 68 to 72। ठीक है, सिंपल सीरीज सेक्शन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। कॉन्सेप्ट को याद रखो। कंटिंजेंट मतलब अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंडेंट होगा, क्वासी मतलब ऑब्लिगेशन ऑफ लॉ, ये आपके दोनों कीवर्ड है। ओके, ये अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कंटिंजेंट या क्वासी में, तो ये कीवर्ड जरूर से मेंशन होना चाहिए और उसके नीचे आपको अंडरलाइन जरूर से करना चाहिए। चलो चलते हैं सेक्शन नंबर 31 के तरफ। वो क्या बोलता है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। ओके, 32 क्या बोलता है? एनफोर्समेंट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। देखो, मैं आपको ये वाला जो सीरीज है ना 32 से लेके 35 और 36 तक, बहुत ज्यादा सिंपल सीरीज है यार, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है। देखो क्या हो सकता है? आइदर इवेंट हैपन हो सकता है, आइदर इवेंट नॉट हैपन हो सकता है। ठीक है, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरीके के बनाए जाते हैं, ऑन द हैपनिंग ऑफ अ इवेंट और ऑन नॉट हैपनिंग ऑफ अ इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर शिप डूब गई तो मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा, अगर डूब गई तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल कब हो जाएगा? ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट में एनफोर्सेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अगर शिप डूब गई, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो गया ऑटोमेटिकली। और नॉट हैपनिंग मतलब क्या? अगर शिप नहीं डूबती है तो दो पार्टीज ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा, तो अगर शिप सही सलामत पहुंच गई है, इवेंट हैपन नहीं हुआ है, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एनफोर्सेबल। यही मेंशन किया हुआ है सेक्शन नंबर 32 एंड सेक्शन नंबर 33 में। एनफोर्समेंट ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल ओनली व्हेन द अनसर्टेन इवेंट हैपेंस। एनफोर्समेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल व्हेन इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल और डज नॉट हैपन। ओके, वेरी वेरी सिंपल। नाउ, इवेंट डिपेंडेंट ऑन कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। यहाँ पे एक पर्सन के कंडक्ट के वजह से इवेंट डिपेंडेंट होगा। तो अगर वो पर्सन वो काम कर देता है इम्प्लाइडली, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम एनफोर्सिएबल। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट डीम्ड इम्पॉसिबल व्हेन पर्सन्स कंडक्ट मेक्स इट इम्पॉसिबल। ओके, नाउ लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिंगर गाना गाता है कहीं पे, तो मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा, ऑन द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन है। अब सिंगर की डेथ ही हो गई, ठीक है, तो अब वो इवेंट पॉसिबल है क्या? वो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो इवेंट डीम्ड इम्पॉसिबल व्हेन पर्सन्स कंडक्ट मेक्स इट इम्पॉसिबल, एंड वो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? वो अल्टीमेटली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा ड्यू टू द सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी लेटर। ठीक है, फिर सेक्शन नंबर 35 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 35 इज ऑल अबाउट टाइम।
इवेंट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगले 6 महीनों में अगर बारिश हो जाती है तो मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा, ठीक है। तो टाइम भी है और इवेंट भी है, तो उसको हम बोलेंगे कि भाई सेक्शन नंबर 35 अगर बारिश हो गई उस दौरान उस 6 महीनों में तो द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम एनफोर्सिएबल। नॉन हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, मतलब अगर बारिश नहीं होती है 6 महीनों में मैं तुझे पैसे दूंगा, ठीक है। अब बारिश होना इज अ कंटिंजेंट थिंग, अनसर्टन इवेंट है, वो तो हमारे हाथ में नहीं होता है, राइट। तो दैट विल बी नॉट हैपनिंग विद इन fixed time, that is section number 35, and the next is section number 36 which is impossible event। मतलब कि agreements contingent on impossible events are absolutely void। देखो जहां पर भी impossibility की बात आती है ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो याद रख लो कि वो void contract ही बनेगा। ओके, सो दिस इज इट, सेक्शन नंबर 30 वाला जो सीरीज है 36 तक 30 वाला जो सीरीज है वो यहाँ पे फिनिश होता है। अब इसके आगे वाले भी अच्छे से याद करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे अगले सेक्शंस क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 68, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, व्हाट इज दैट, नेसेसरी सप्लाईज टू इनकैपेबल पर्सन, यानी कि यहाँ पे माइनर भी हो सकता है, अनसाउंड माइंड भी हो सकता है। अब नेसेसरीज क्या क्या हो सकते हैं, रोटी कपड़ा मकान या फिर एजुकेशन के लिए खर्चा, ठीक है। तो नॉर्मली जो है ना वो ठीक है। सेक्शन नंबर 11 अगर अब तक नहीं पढ़ा तो प्लीज जाके पढ़ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। 10-11 वाला जो सीरीज था यूनिट नंबर आई थिंक 2 में, तो वहां पे नहीं 2 तो कंसिडरेशन वाला है, 3 आई थिंक, ओके। तो वहां पे आपको ऑलरेडी मेंशन हुआ है कि भाई माइनर हर जगह से इजीली बच जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लॉ अज्यूम करते हैं कि भाई वो बैल बुद्धि है, वो अभी तक समझने की कंडीशन में नहीं है, तो हम उसको रिलैक्सेशन देते हैं, ठीक है। लेकिन एक सेक्शन ऐसा है जहां पे जो माइनर को नेसेसरी सप्लाई करता है वो माइनर की प्रॉपर्टी में से वापस अपना पैसा क्लेम कर सकता है। देखो माइनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं रहेगा, लेकिन माइनर की प्रॉपर्टी में से वो क्लेम कर सकता है पैसा, एंड ये है सेक्शन नंबर 68। फॉर एग्जाम्पल ए इज माइनर एंड इसके चाचा काका ताऊ ने इसको क्या किया, जो कि बी है, उन्होंने नेसेसरी सप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप सप्लाई किया उसको पढ़ाई करने के लिए। अब ए ने तो पैसा दिया नहीं बी को, ठीक है। तो अब बी क्या कर सकता है, बी ए के प्रॉपर्टी में से लैपटॉप का पैसा वसूल कर सकता है, ए पर्सनली लायबल नहीं रहेगा इस सिचुएशन में, ठीक है। सो दैट इज सेक्शन नंबर 68, necessary supply to incapable person, very very important again। Now the next is what, section number 69। guys section number 69 क्या है, सेक्शन नंबर 69 में सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हु इज अ इंटरेस्टेड पर्सन। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन मतलब क्या, हु इज इंटरेस्टेड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल ए के घर में एक टेनेंट है बी, ठीक है, बी। अब बी ए के घर में रह रहा है, ओके। अब ए ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया, ए ने क्या किया, अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया। अब उस घर में रहता कौन है, बी रहता है, तो बी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी सरवाइव कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, उसके लिए तो बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, ठीक है। तो ए के बिहाफ में बी ने इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ कहती है कि भाई तू इंटरेस्टेड पर्सन हो गया और तूने जितना भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है वो तू ए से रिक्लेम कर सकता है। जस्ट एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई चीज किसी दूसरे व्यक्ति की है लेकिन उस चीज में तुम इंटरेस्टेड हो, तुम्हें किसी न किसी टाइप का फायदा मिल रहा है, तो तुम हो जाओगे इंटरेस्टेड पर्सन। एंड बीइंग इंटरेस्टेड पर्सन अगर तुम किसी और के लिए कुछ पेमेंट करते हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, दैट पेमेंट यू कैन रिकवर इट फ्रॉम द ओनर, ओके। तो पर्सन पेइंग अनदर्स लीगल लाइबिलिटी में रिकवर द अमाउंट। देखो हर बंदा इंटरेस्टेड पर्सन नहीं होता है, याद रखना, ओके। ये सेक्शन किसके लिए है खास बनाया हुआ, ये सेक्शन है सेक्शन नंबर 69 फॉर ओनली द इंटरेस्टेड पर्सन, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना, ओके। नाउ
Coming to the next point, which is section number 17, non-gratuitous act. अगर कोई बंदा non-gratuitous act करता है तो उसको compensation मिलने का पूरा हक है. यहाँ पे एक point मैं ऐड करूंगी. एक एग्जाम्पल दिया होता है, just because the remuneration is not decided. फॉर एग्जाम्पल, ए ने सर्विसेज ली बी से, ठीक है, लेकिन बी मार्केट में फ्रेशर था तो उसने ए से पूछने की हिम्मत ही नहीं की कि भाई इसका मुझे पगार कितना मिलने वाला है. तो उसने 1 महीने तक काम किया एंड जब ये लास्ट में मंथ एंड में ए से जाके सैलरी मांगा तो ए ने बोला कि भाई तूने तो बोला ही नहीं कि रेम्यूनरेशन कितना होगा, तो आज मैं तुझे क्यों पे करूं. ठीक है, अगर ये चीज हो जाती है तो यहाँ पे बी अंडर सेक्शन 7T जाके कोर्ट में केस ठोक सकता है ए के ऊपर कि आई डिड नॉट वर्क फॉर मिस्टर ए gratuitously, it was a non-gratuitous act and A is liable to compensate me. Okay, तो अगर just because the remuneration is not decided, it does not mean that the person will not pay for the services. पहले दोनों पार्टी में ये कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ये पता होना जरूरी है कि भाई ये ग्रेटिट्यूस एक्ट है, ग्रेटिट्यूस मतलब फ्री में होने वाला एक्ट, कि नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट है. अगर कोई भी एक्ट नॉन ग्रेटिट्यूस होता है तो वहां पे क्या होता है, सामने वाला बंदा पे करना पड़ेगा उसको. ठीक है, जो बंदा सर्विस दे रहा है उसको. सो दैट इज सेक्शन नंबर व्हाट, सेक्शन नंबर 70. नाउ नेक्स्ट कम द फाइंडर ऑफ द गुड्स. फाइंडर ऑफ द गुड्स जैसे कि मैंने बोला क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है ना ये, तो यहाँ पे फाइंडर ऑफ द गुड्स की सेम वही ड्यूटी बनती है जो एक बेली की होती है. जैसे कि फाइंडर ऑफ द लॉज गुड्स कोड गुड्स का बहुत ज्यादा टेक केयर करना पड़ता है एंड ऑल दैट, ही शुड टेक द रीजनेबल केयर ऑफ द प्रोडक्ट. एंड फाइंडर ऑफ गुड्स के ऊपर एक सेपरेट एक बनाया हुआ है सेक्शन कि भाई वो कब सेल आउट कर सकता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कैन रीसेल दैट प्रोडक्ट विच वी हैव फाउंड अगर 2/3 वैल्यू के ऊपर, अगर फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल ए को एक कोई प्रोडक्ट मिला जो कि लेट्स से 5,000 का है. ठीक है, लेकिन अब ए असली ओनर को ढूंढ रहा है, असली ओनर को ढूंढ रहा है एंड ओनर सिचुएटेड है लेट्स से दिल्ली में एंड ये है लेट्स से कोलकाता में. ठीक है, अब ए बी के पास पहुंचने के लिए उसको टिकट का भाड़ा लग रहा है 6,000. ठीक है, एंड वो प्रोडक्ट ऐसा है कि उसको कुरियर नहीं कर सकते, बाकी कुछ नहीं कर सकते. एंड बी बोल रहा है मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, ठीक है, मैं अपने प्रोडक्ट को नहीं लूंगा, तू मुझे लाके दे. एंड वो एक्सपेंसेस भी बेयर करने तैयार नहीं है. तो बी ए ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकता है, वो रीजनेबल केयर तो ले रहा है लेकिन ये इस प्रोडक्ट को रीसेल भी कर सकता है. एंड वहां पे क्लॉज मेंशन है कि अगर एक्सपेंसेस of finding owner is more than 2/3 value of the product, then the finder of lost goods can resell the product. ये एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है इसलिए मैंने आपको एडिशनली समझा दिया, लिखे ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन सेक्शन नंबर 71 किसका है, फाइंडर ऑफ गुड्स का है. फाइंडर हैज ड्यूटीज एंड लाइस सिमिलर टू बेली, मतलब क्या, ही शुड टेक अटमोस्ट रीजनेबल केयर ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज that's the obligation of law. Then last section which is section number 72, money paid or good delivered by mistake or coercion. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मनी पेड और गुड्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और कोएर्शन, मतलब कि क्या जो भी गुड्स पे किए हैं मिस्टेक से या फिर कोएर्शन से मस्ट बी रीपेड और रिटर्न. वेरी सिंपल, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बनता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को ऑलरेडी सीरीज हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो वहां पे अगर कोई भी गुड्स डिलीवर होते हैं मिस्टेक या कोएर्शन की वजह से तो यही बोला गया है कि भाई सबसे पहले तो आपका जो बेनिफिट हुआ है, कोड भी आपको वही बोलता है. अगर तुम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बीइंग एग्रीव्ड पार्टी कोर्ट में जा रहे हो तो कोर्ट क्या बोलता है, पहले जो भी तुमको बेनिफिट हुआ है वो हमको लौटा. ठीक है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे तो कि तुझे कितना पैसा मिलना वाला है. डबल बेनिफिट नहीं मिल सकता एग्रीव्ड पार्टी को. ठीक है, अब इसको अगर इन डिटेल में समझाओ मैं तो फॉर एग्जांपल ए ने क्या किया, बी से प्रॉपर्टी ले ली जो कि थी 1 करोड़ की 10 लाख में ले ली. ठीक है, तो बी को यहाँ पे कितने पैसे मिले, 1 करोड़ की जगह पे 10 लाख तो मिले ना.
ऐसा तो नहीं है कि उसको कुछ भी नहीं मिला, 10 लाख तो मिले ना, तो ये है वो बेनिफिट। तो कोर्ट क्या बोलती है, जब भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बी कोर्ट के पास जाएगा ए के खिलाफ कंप्लेंट देने, तो बी सेट असाइड करवाता है कि जितना बेनिफिट मिला है उतना, फिर कोर्ट वापस से उन दोनों के बीच में जो भी मैटर है वो सुलझाएगा एंड ऑर्डर देगा डैमेज प्ले करने, कंपेंसेशन प्ले करने, या फिर वापस से प्रॉपर्टी देने, वॉट एवर केस टू केस डिफर करता है, ठीक है। तो अगेन मनी पेड और गुड्स डिलीवर्ड मिस्टेक और कोएशन मस्ट बी रीपेड और रिटर्न। Okay, so this is the series for section number नहीं unit number 6 and हम लोगों ने 5 और 6 को कवर अप कर लिया है। इसके आगे हम लोग हमारी आगे वाली सीरीज को देखेंगे एंड आई होप कि आपका ये जो दोनों सेक्शंस है वो अच्छे से रिवाइज हो चुके हैं। ये रिवीजन सीरीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो आप इसको आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर कोई अभी भी कोई डाउट है, किसी केस स्टडी को लेके कोई स्पेसिफिक डाउट है, तो ऑब्वियसली आई एम देयर फॉर यू, जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल मेक श्योर कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। कनेक्ट विथ मी टू ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर रिसोर्सेस ऑल्सो। एंड दैट्स इट फॉर द डे। सी यू टुमारो इन आवर नेक्स्ट सेशन विथ सम न्यू टॉपिक्स। बाय बाय।